गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों पर, और हमने जो अंतिम बात की थी वो की थी विधेयकों के संबंध में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो पर, कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो होते हैं। हम व्यवस्थापिका शक्तियों की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा हमने कार्यपालिका शक्तियां कर ली है, और आज हम राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको यहीं कंप्लीट करेंगे, इसको यहीं पूर्ण करेंगे। और उसके बाद में आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद, पार्लियामेंट, जिसको आप कहते हैं व्यवस्थापिका, है ना। सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है वो रहेगा कल से, हमारा कल की क्लास के अंदर। तो तमाम विद्यार्थियों से मेरा आग्रह अपील है कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, है ना, बोलना नहीं पड़े आपको, अधिकतम से अधिकतम विद्यार्थियों तक ये क्लास आप पहुंचाएं। जो प्री BSTC, प्री B.Ed, राजस्थान पुलिस, पटवार भर्ती परीक्षा है, चाहे वो रीट का एग्जाम दे रहा है, कोई भी एग्जाम, राजस्थान की तमाम भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु राज्य व्यवस्था सभी के लिए कॉमन रहेगी। जिस प्रकार से मैंने देखा, प्रथम क्लास मैंने डाली काफी दिवस बाद, ठीक है, उस पे व्यू अच्छे थे, है ना। और कल जो मैंने क्लास, है ना, बहुत करीब बारीकी से अच्छे तरीके से डाली। मैंने कहा उसमें अपने, है ना, और सुधार करें, उस पे कम व्यू है। तो आपका जिस प्रकार से रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगामी क्लास मेरी रहेगी। आज हम राष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की वीटो की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति को आज हम कंप्लीट कर देंगे। राष्ट्रपति की चारों प्रकार की वीटो जो है वो कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। और न्यायिक शक्तियां जैसे हमारी पूर्ण होगी, फिर आगे का नया टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद या व्यवस्थापिका। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए सभी, राष्ट्रपति वीटो, और नीचे लिख लीजिएगा राष्ट्रपति को कुल 4 प्रकार की वीटो प्राप्त है। राष्ट्रपति को कुल 4 प्रकार की वीटो प्राप्त है। साथ साथ में नोट्स आप बना रहे होंगे ना सभी। जिस प्रकार से आपको पॉलिटी में 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक, उसी प्रकार से आगामी जो है प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो 4 के 4 टॉपिक, दक्षिण भारत का जो राजवंश है, प्रमुख भक्ति आंदोलन है, उनकी चर्चा भी करूंगा मैं। पहले पॉलिटिकल के जो कार्यपालिका हमारी आज पूरी हो जाएगी, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की बात अपने कर लें। फिर इंडियन हिस्ट्री में जो एंसाइंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत जो है, उसके कुछ टॉपिक जो रीट के अंदर भी है, पटवारी के अंदर भी है, राजस्थान पुलिस के अंदर कॉमन टॉपिक है, वो जहां से प्रश्न आने ही आने हैं, उन पे परिचर्चा कर लेना जरूरी है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रपति वीटो, और उसके नीचे लिख लीजिए राष्ट्रपति के पास कुल 4 प्रकार के वीटो है। नंबर 1 लिखिएगा एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसको आप हिंदी में कह सकते हो अत्यांतिक, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वीटो, हेडिंग डाल लीजिए एब्सोल्यूट वीटो। ये राष्ट्रपति के पास प्रथम वीटो है जब संसद के द्वारा, जब व्यवस्थापिका के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, जब कोई विधेयक पास होकर के संसद के द्वारा लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर जब इनकार कर देते हैं, उस विधेयक पर परमिशन देने से इनकार कर देते हैं, तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। क्या कहा है मैंने? एब्सोल्यूट वीटो कौन सी है? जब विधायिका, जब हमारी व्यवस्थापिका, हमारी संसद, जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक
संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति इनकार कर देते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति इनकार कर देते हैं, राष्ट्रपति इनकार कर देते हैं तो वह विधेयक वहीं समाप्त माना जाता है। तो वह विधेयक वहीं समाप्त माना जाता है। इस वीटो को एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। वह विधेयक वहीं समाप्त माना जाता है या समाप्त हो जाता है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा जो बात मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको। इस पॉइंट के नीचे जो आपने 1 नंबर पॉइंट लिखा है, इसके नीचे नोट डाल करके एक बात लिखिएगा। वो क्या लिखनी है, ये जो एब्सोल्यूट वीटो है, ये वीटो भारतीय राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। लिख लीजिएगा जरा, लिखिए यह वीटो भारतीय राष्ट्रपति, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको भी एब्सोल्यूट वीटो प्राप्त है। यह वीटो भारतीय राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। ये तो होगी फर्स्ट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, जिसको आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति परमिशन देने पर इनकार कर देते हैं तो वह विधेयक वहीं समाप्त माना जाता है। इसे एब्सोल्यूट या आत्यांतिक वीटो कहा जाता है और यह वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। नंबर 2 लिखिएगा जरा, हेडिंग डाल लीजिए। नंबर 2 QU क्वालिफाइड वीटो। नंबर 2 क्वालिफाइड वीटो, हेडिंग डाल लीजिए क्वालिफाइड वीटो। जब संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक है, जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास आता है और राष्ट्रपति महोदय मना कर देते हैं, राष्ट्रपति महोदय इनकार कर देते हैं, तो वह विधेयक पुनः 2/3 बहुमत से, गौर कीजिएगा जरा, 2/3 बहुमत से पुनः संसद पारित करके भेजती है, तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी अनिवार्य है। दोबारा सुनिएगा, जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर परमिशन नहीं देते, राष्ट्रपति इनकार कर देते हैं, तब हमारी व्यवस्थापिका, हमारी संसद पुनः 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित करके पुनः भेजती है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अनुमति देनी अनिवार्य है। राष्ट्रपति को अनुमति देना कंपल्सरीज है, अनिवार्य है, परमिशन देनी ही पड़ती है। ठीक है ना, मैं तिबारा कह रहा हूं। क्वालिफाइड वीटो, जब संसद द्वारा पारित, व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई विधेयक जो है ना, वो राष्ट्रपति की टेबल पे जाता है और राष्ट्रपति महोदय उसे लौटा देते हैं, इनकार कर देते हैं परमिशन देने से। उस पोजीशन में विधायिका जो है पुनः 2/3 बहुमत से पारित करके फिर भेजती है। उस कंडीशन में, उस पोजीशन में राष्ट्रपति को उस पर परमिशन देनी ही पड़ती है। और इसके नीचे नोट डाल करके एक बात लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वो ये लिखना आपको, यह पावर्स, यह वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है या नहीं। यह वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये लिख लीजिए जरा, यह वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। नोट डाल के लिखनी है ये बात, जो क्वालिफाइड वीटो है। 2 वीटो आपके समक्ष होगी, मैं 4 वीटो की बात करूंगा, उसके बाद में बात करने वाला हूं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जो जुडिशियली पावर है राष्ट्रपति की, उसकी बात करूंगा। दोनों बिंदु अच्छे तरीके से, एक तो फर्स्ट एब्सोल्यूटली वीटो, नंबर 2
क्वालिफाइड वीटो, फर्स्ट वीटो क्या है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक, ठीक है ना, राष्ट्रपति इनकार कर देते हैं तो वह विधेयक वही समाप्त हो जाता है और एब्सोल्यूट वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। नंबर 2 बात, जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति महोदय उस पर इनकार कर देते हैं, तब संसद या व्यवस्थापिका पुनः 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर परमिशन देना अनिवार्य हो जाता है और यह वीटो राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। दोनों बिंदु आप नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। मिटा दें क्या? कितना आसान टॉपिक है, देखो राष्ट्रपति, समझ आ रहा है ना धीरे धीरे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आगामी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, अरे मार्कर कहां है, दूसरे वाला कहां रख दिया, मिल गया मिल गया। नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 3 जिसको आप कहते हो सस्पेंसिव वीटो, इसको हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी, क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो, ठीक है ना। नंबर 3 सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा, हमारी विधायिका जो है जो कानून बनाती है, जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति की टेबल पर भेजा जाता है, राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो एक बार के लिए पुनर्विचार कर सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर है कि वो एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं उस विधेयक को। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देना ही सस्पेंसिव वीटो है, निलंबनकारी वीटो है। जब कोई विधेयक व्यवस्थापिका द्वारा, संसद द्वारा पारित करके, बहुमत से पारित करके और राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को लगे कि नहीं एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो एक बार राष्ट्रपति महोदय इस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसी वीटो को हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और इसके नीचे नोट डाल करके एक बात लिखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। वर्ष 2006 की बात है, उस समय डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे उस समय एक विधेयक आया था जो लाभ के पद से संबंधित था, लाभ के पद, एक विधेयक जो हमारी व्यवस्थापिका ने, हमारी संसद ने पारित करके भेजा। 2006 की बात है ये वर्ष, डॉक्टर कलाम उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। लाभ के पद का कोई मामला था और वो विधेयक जब राष्ट्रपति महोदय की टेबल पे आया तो राष्ट्रपति महोदय ने उसको वापस लौटा दिया। ये पहला अवसर था जब ऐसा हो रहा था। तो आपको मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। इसके नीचे एक नोट डाल करके और बात लिखिए। भारत के राष्ट्रपति रहे थे के.आर. नारायण, नाम सुना होगा सभी ने। के.आर. नारायणन वो पहले राष्ट्रपति है हिंदुस्तान के जिन्होंने दो मामलों में, दो विषयों में, दो मामलों में वापस लौटा दिया था। व्यवस्थापिका, अरे पर्दा गिराना भैया, रे मनीष जोशी, के.आर. नारायणन ने दो मामलों में, दो विषयों में संसद को वापस भेज दिया था पुनर्विचार के लिए। लिख लीजिए जरा आप नोट डालकर, के.आर. नारायणन ने दो विषयों में, दो मामलों में, पर्दा गिरा दो, सूरज आ रहा है वहां से। के.आर. नारायणन ने दो विषयों में, दो मामलों में संसद को पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। डॉक्टर कलाम वाला आप नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2006 में लाभ के पद के मामला था कोई, उस समय जब ये टेबल पे आया डॉक्टर कलाम साहब की, तब उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया।
लिख लीजिए, सस्पेंसिव वीटो कौन सी है? व्यवस्थापिका, हमारी संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो। वो राष्ट्रपति की कौन सी वीटो है? निलंबनकारी वीटो। ये तीनों बात नोट कर लीजिए 3 नंबर पॉइंट में, फिर मैं आगे चलता हूं। चलें क्या? KR नारायणन वाला मामला ध्यान में रखना। अब आप एक लाइन छोड़ दीजिए और हेडिंग डाल लीजिएगा 4 नंबर वीटो राष्ट्रपति की। 4, जिसको आप पहले से परिचित है, जिस वीटो से आप, और फेमस भी है, पॉकेट वीटो। कौन सी वीटो? पॉकेट वीटो। ये वो वीटो है जब व्यवस्थापिका संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक है, राष्ट्रपति महोदय की टेबल पर आता है, तो राष्ट्रपति नहीं तो उस पर इनकार करते हैं और नहीं उसको वेरीफाई करते हैं, यानी नहीं तो इनकार करते हैं और नहीं उसको ओके करते हैं, परमिशन देते हैं। मेरे कहने से भावार्थ ये है, ये जो पोजीशन है, यानी राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने पास रख लेना कोई विधेयक, उस पर नहीं तो परमिशन देना और नहीं इनकार करना, इस वीटो को पॉकेट वीटो कहा जाता है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, वर्ष 1986 की बात है। जानी जेल सिंह हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, इंडिया के हमारे राष्ट्रपति थे उस दौरान। जानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे उस समय उनके पास एक विधेयक आया था, डाकपाल वाला। डाकपाल विधेयक कौन सा विधेयक है? ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, राजस्थान पुलिस से लेकर RS तक के एग्जाम में। डाकपाल विधेयक वाले मामले में जानी जेल सिंह ने ये विधेयक अपने पास रख लिया। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे जानी जेल सिंह, जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। कौन सी वीटो का? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को माना जाता है। वर्ष 1986 के अंदर डाकपाल विधेयक को इन्होंने अपने पास रख लिया था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये चारों बात आप नोट कर ले। कौन सी वीटो होगी? चारों की चारों वीटो। एक तो एब्सोल्यूट वीटो, नंबर 1 एब्सोल्यूट वीटो, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर इनकार कर देते हैं तो वह विधेयक वही समाप्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। नंबर 2 क्वालिफाइड वीटो, जब कोई विधेयक संसद पारित करके, व्यवस्थापिका पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उस पर इनकार कर देते हैं तो संसद या व्यवस्थापिका 2/3 बहुमत से पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को परमिशन देनी अनिवार्य है। मेरी बात समझ आ रही है? 3 नंबर बात थी सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। किसी विधेयक को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा देना, जैसे वर्ष 2006 में डॉक्टर कलाम ने लौटा दिया था। जो कौन सा विधेयक था? लाभ के पद का। कौन सा? लाभ के पद का विधेयक था, जिसको डॉक्टर कलाम ने एक बार के लिए लौटा दिया था। पॉकेट वीटो, नहीं तो इनकार कर देते हैं और नहीं परमिशन देते हैं, अपने पास रख लेते हैं अनिश्चितकालीन समय के लिए, उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। जानी जेल सिंह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया। आगे लिखिएगा जरा। दो बातें और हैं जो आपको नोट डाल करके लिखनी है इसी में, उसके बाद में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां शुरू करेंगे हम। दोनों बातें नोट डाल के लिखनी है आपको। नंबर 1, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, एक तो राष्ट्रपति महोदय जो है ना मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा, राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ये बात कहां लिखी गई है? प्रश्न डायरेक्ट आया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये वर्णन है? तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। सुनिएगा जरा, 2 नंबर पॉइंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके लिए। वर्ष 1976 की बात है, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन सभी को याद है, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं ना उसको पता है। 42वां संविधान संशोधन जो था, अमेंडमेंट जो था,
वर्ष 1976 में जो हुआ, इसमें क्या प्रावधान किया गया राष्ट्रपति के लिए, ये परमिशन का चक्कर मिटाने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया कि संसद या व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को उस पर परमिशन देनी अनिवार्य है। गौर कीजिएगा जरा, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। देखो हिंदुस्तान के इतिहास में ये राष्ट्रपति को यहां बांधा जाता है, उसमें किसकी सरकार थी, क्या मामला था, वो आगे की क्लास में बताऊंगा आपको मैं, जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और वर्तमान प्रधानमंत्री तक 42वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए बाध्यता कर दी गई कि कोई भी विधेयक जो संसद ने पारित कर दिया है उस पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से परमिशन देगा, अनुमति देगा। लेकिन इसको चुनौती दी गई और 44वां संविधान संशोधन जब हुआ वर्ष 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, उसमें कहा गया कि नहीं, अनिवार्य नहीं है राष्ट्रपति को परमिशन देना। भी किसी विधेयक पर राष्ट्रपति परमिशन दे, ये कंपलसरी नहीं है। राष्ट्रपति एक बार, गौर कीजिएगा जरा, एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह व्यवस्था कब की गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, वो बाध्यता हटा दी गई। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आईएमपी करके लिखना, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि संसद द्वारा विधायकों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से परमिशन देंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन कहता है एक बार के लिए राष्ट्रपति चाहे तो लौटा सकते हैं, लेकिन जब दोबारा संसद उसको पारित करके भेजती है तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से उस पर परमिशन देंगे। आगे लिखिएगा जरा, एक नोट और डाल लिए। आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। पता ही होगा आपको, है ना। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अरे अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। जब क्या है, संसद का अधिवेशन नहीं हो, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, या राष्ट्रपति को लगे कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि किसी विधि की जरूरत है। दोबारा सुनिएगा जो बात मैंने बोली है। एक तो संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं हुआ हो, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। नंबर 2 बात, राष्ट्रपति को लगे कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि कोई विधि बनाई जाए, इस विधि की जरूरत है। उस पोजीशन में, उस स्थिति में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसके नीचे एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना आप बिंदुवार। अध्यादेश जो है मंत्री परिषद की सलाह पर जारी किए जाते हैं। गौर करना जरा, अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर ही सलाह पर जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? जब संसद का सत्र न हुआ, अधिवेशन न चल रहा हो और परिस्थितियां ऐसी हो, राष्ट्रपति महोदय को लगे कि इन परिस्थितियों में कोई विशेष कानून की जरूरत है, विशेष विधि की जरूरत है, तब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर जारी किए जाते हैं। नंबर 3 बात इसी के अंदर लिखना जरा, अध्यादेश की अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की जो अवधि है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, गौर करना रे। अध्यादेश की जो अवधि है वो है प्रिय विद्यार्थियों 6 सप्ताह है। कितनी है? 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। लेकिन ये 6 सप्ताह कब? जब संसद का अगला सत्र न हो। संसद के अगले सत्र से
6 सप्ताह तक प्रभावी रहती है। इसकी अवधि दिनों में भी पूछी जा सकती है, 42 दिन। अध्यादेश की अवधि कितनी है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी अवधि 6 सप्ताह है, जो संसद की अगले सत्र से काउंट की जाती है, गिनी जाती है। दिवस पूछे जाए तो 42 दिवस और 6 सप्ताह है। वहां आपको ऑप्शन मिल सकता है 6 सप्ताह है, 6 माह है ना, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। और ऑप्शन इस प्रकार के मिलते हैं कि बत्ती गुल हो जाती है। बताइए, आपको कंपटीशन आपने दिए होंगे, गौर कीजिएगा दोबारा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। कब करते हैं? जब संसद का अधिवेशन न हो, सत्र न चल रहा हो, परिस्थितियां ऐसी हो कि उन परिस्थितियों में किसी विधि की जरूरत हो, तब मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किए जाते हैं। नंबर 3 बात, अध्यादेश की जो अवधि है 6 सप्ताह है 42 दिवस है। और एक बात और सुनिएगा, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे भारत के। फखरुद्दीन अली अहमद के काल में बहुत सारे अध्यादेश जारी किए गए। आपको जानकर बड़ा एक मामला बताता हूं आपको मैं, ये उतार लिया होगा आपने, ऊपर वाला मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई रे। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 74, या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अध्यादेश की बात चल रही है तो एक बात आपको बता दूं मैं, लगे हाथ, एक मामला मेरे ध्यान में आ गया। अध्यादेश जो है आपको पता है विधि शब्द की परिभाषा में आता है, विधि शब्द की परिभाषा में आता है अध्यादेश। अध्यादेश एक प्रकार से अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश एक प्रकार से अस्थायी कानून होता है। जिन परिस्थितियों में जिस कानून की विधि की जरूरत हो और संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करते हैं अध्यादेश। यह एक प्रकार से अस्थायी विधि है। अध्यादेश भी विधि शब्द की परिभाषा में आता है। इस कारण से अध्यादेश भी क्या है? वाद योग्य है। गौर करना जरा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है यहां से। अध्यादेश भी क्या है? वाद योग्य है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या लिखोगे आप? किस प्रकार लिखोगे? आप लिखोगे अध्यादेश भी विधि शब्द की परिभाषा में आता है, यह वाद योग्य है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। एक मामला था डीसी वधवा वर्सेस बनाम भारत सरकार। डीसी वधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला 1988 का है, वर्ष 1988 की बात है। डीसी वधवा बनाम भारत सरकार 1988 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संसदीय शासन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। जो अध्यादेश है यह संसदीय शासन व्यवस्था के साथ एक धोखाधड़ी है। गौर करना जरा, डीसी वधवा बनाम भारत सरकार वाले मामले का संबंध अध्यादेश से है। 1988 का यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश जो है यह अध्यादेश राज स्थापित नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या शब्द लिख दिया, यानी ये कोई स्थायी शासन नहीं है, अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश राज स्थापित नहीं है, स्थायी कानून नहीं है कोई, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर कहा था इस मामले में कि यह संसदीय शासन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। अध्यादेश जो है संसदीय शासन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है और अध्यादेश राज स्थापित कानून नहीं है। अध्यादेश राज स्थापित नहीं है, स्थायी नहीं है। लिख लेना जरा, डीसी वधवा बनाम भारत सरकार 1988। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अध्यादेश राज स्थापित नहीं है। अध्यादेश भी विधि शब्द की परिभाषा में आता है, इस कारण से अध्यादेश भी वाद योग्य है। नोट कर लीजिएगा जरा, फिर मैं आगे चलूं। ये हमारी राष्ट्रपति की वीटो कंप्लीट हो गई है, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी जो पावर थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए 2 लाइन छोड़ करके, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की जुडिशियली पावर। चलें आगे, हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। हम जो भी पढ़ेंगे वो इतना बारीकी से पढ़ेंगे कि बाद में उसमें कोई गुंजाइश न रहे। नंबर 1 बात, हेडिंग डाल लीजिए आप, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां।
तमाम विद्यार्थी इस समय मुझे देख रहे हैं, ये क्लास, एक तो क्लास को आप पूरा देखें, स्किप न करें, ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए और मुझे पढ़ाने में, तब तो ये बात है ना। अन्यथा आप स्टार्टिंग देख लो, है ना, वीडियो कैसा बना है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, हेडिंग डाल लीजिए आप और नंबर 1 लिखिएगा। इसमें ज्यादा नहीं है, 4-5 बातें हैं सिर्फ। राष्ट्रपति जो है ना, हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति हाई कोर्ट जो है, भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा उनका ट्रांसफर, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। गौर करना जरा, ये प्रश्न थोड़ा नोट डाल करके। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इसके साथ साथ उनका स्थानांतरण भी करते हैं। 2 बातें लिखिएगा आप एक पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा शाही कहांगे लिख लिया गया? 2 बातें लिख लीजिए पहले आप। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करते हैं। मिटा दे। नंबर 2 बात लिखिएगा आप। राष्ट्रपति महोदय के पास एक पावर सोर्स है। राष्ट्रपति महोदय, नंबर 2 लिखिएगा, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए जरा। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। यह तो नंबर 1 बात। सजा को कम कर सकते हैं। सजा को कम कर सकते हैं। सजा को स्थगित कर सकते हैं। स्थगित ये आर्टिकल 72 के तहत है। सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास। और सजा का रूप बदल सकते हैं। सजा में परिवर्तन, सजा में रूप परिवर्तन। आप कहोगे रूप वाला क्या मामला है? सजा में रूप परिवर्तन कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति की सजा को, अच्छा हाँ, पूर्णतः माफ कर सकते हैं। पूर्णतः कर लेना यहां पर। पूर्णतः नंबर 1, पूर्णतः माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को स्थगित कर सकते हैं और सजा के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है,
उसको राष्ट्रपति चाहे तो उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। तो रूप परिवर्तन से अभिप्राय ये है। लिख लीजिए चारों बातें। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी की सजा को, लिख लेना, किसी की सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को स्थगित कर सकते हैं, सजा के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। लिखिएगा चारों बातें। और फिर मैं 2-4 बातें जो अंतिम रही है, 2 बात हो चुकी है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, आगे लिखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया रे, हालांकि मैं आराम से चलने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बावजूद भाई आप पीछे रह रहे हैं ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उतार लिया करो। नंबर 3 लिखिएगा आप, राष्ट्रपति के पास जो है ना दया याचिका, आपने सुना होगा दया याचिका का नाम। एक मामला जो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, राजीव गांधी की हत्या प्रकरण का है ना, उन हत्यारों ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका डाली थी। क्या क्या रहा था, कभी मामला आएगा तब बात करेंगे ना। दया याचिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, दया याचिका के संबंध में राष्ट्रपति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, कोई अवधि निश्चित नहीं है। दया याचिका पर कब डिसीजन लेना है, कितने समय में, कोई अवधि निश्चित नहीं है। गौर कीजिएगा जरा, इस संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है। हालांकि व्यवहार में अलग बात है। होता क्या है, मंत्रिपरिषद, ये मामला मैं क्या कह रहा था अनुच्छेद 74 में, सारा काम राष्ट्रपति, इसमें आप नोट डाल के लिख लीजिएगा नीचे वाले में। दया याचिका पर जो डिसीजन है राष्ट्रपति महोदय जरूर लेते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है ना। दया याचिका के संबंध में राष्ट्रपति के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है, भी कितने दिन में वो दया याचिका पर डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। नंबर 4 बात, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 143, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 जो है उसमें राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट महोदय के पास एक पावर्स है। वो क्या है, अगर राष्ट्रपति चाहे, क्या, अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, आर्टिकल 143 कहता है राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। ये जो सलाह मांगी जाती है इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये पावर है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 143 के तहत। ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है ये राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति को लगे कि मुझे ये सलाह इस प्रकार से लेनी चाहिए, कोई विधि से संबंधित उलझा हुआ प्रश्न हो, यह सलाह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से भी ले सकता है। यानी यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, वह स्वयं विवेक से भी सलाह ले सकता है और वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भी सलाह ले सकता है। यह था हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक। आज हम इसको यहीं समाप्त करेंगे और आगे की क्लास में मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, संसद लेकर के, पार्लियामेंट लेकर के, व्यवस्थापिका का टॉपिक लेकर के, वहां लोकसभा राज्यसभा पर बात होगी। सारे के सारे विधेयक, कानून कैसे बनते हैं, बजट सत्र क्या होता है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन कितने दिन का चलता है, शून्यकाल क्या होता है, जो विधेयक की बात करते हो आप, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, संयुक्त अधिवेशन क्या है, संसद कानून किस प्रकार बनाती है, सामान्य बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, कानून कितने प्रकार से बनते हैं। ठीक है ना। हमारे
जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन किस प्रकार से व्यवस्थापिका, किस प्रकार से हमारी संसद करती है, ये सारी की सारी तमाम बातें जिस प्रकार से मैं यहाँ लेकर के उपस्थित हुआ था, ये 2 बातें रिपीट कर दूं क्या? मुझे लग रहा है ये बात रिपीट करनी पड़ेगी। अरे अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति को पावर देता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, कि राष्ट्रपति अगर किसी विषय पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श कर सकता है, वह अपने स्वविवेक से भी कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से भी कर सकता है। यही बात है ना। हम जो कल बात करने वाले हैं बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और मेरी क्लास नियमित रहेगी। अब देखता हूं आपका क्या व्यू रहता है, आपका कितना स्नेह में, कितना प्यार और कितना साथ रहता है। अरे पारिक जी, सुनील आना 1 मिनट। बाकी आगामी क्लास, हम रीड की क्लासें, शिक्षण विधियों की क्लास है, चाहे साइको की क्लास है, वो लेकर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। लेकिन आप इस क्लास को अधिकतम से अधिकतम शेयर करेंगे ना, तब